बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बसंत कंक्लूड हो गई है और हमारे दफ्तर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर इसके ऊपर थोड़े से मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। एक तो ये बात रोज़ रोशनी की तरह आया है कि लाहौरियों ने बड़े पैमाने पे आके बसंत की सेलिब्रेशंस में पार्ट लिया था। बसंत में गुड्डी उड़ाना तो शायद मोस्ट जो लाहौर में लोअर मिडिल क्लास है उसको नसीब नहीं हुआ था, अनलेस उन्होंने सक्सेसफुली गुड्डियाँ लूट रही थी। जो डोरों के रेट हो गए थे और गुड्डों के रेट हो गए थे सैटरडे और संडे को, तो वो तो इंसान नहीं ले सकता था। इवन आई बिलीव सैटरडे वाले दिन अमान ने दस्तक से किसी को भेजा था पूछने डोर कितने की मिल रही है। तो जो वो रेट लेके आए थे, तो बेसिकली हमने लतीफ़ा ये बनाया था कि एक दुकानदार ने बड़ी वाली गाली दी हमें और एक दुकानदार ने छोटी वाली गाली दी है, तो फिर हमने इस पर इज्तनाब कर लिया था। लेकिन रियलिटी ये है कि बड़े पैमाने में लोगों ने इसमें शिरकत ज़रूर की है। लगभग 9 लाख के करीब गाड़ियाँ लाहौर शहर के अंदर इस टाइम पे आई हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बसंत के अंदर लेट से एक गुड्डी उड़ाना अमल है, दूसरा पूंडी करना एक अमल है, रोटियां खाना एक अमल है, छतों पर चढ़ के एक दूसरे को ताड़ना एक अमल है, गुड्डियां लूटना एक अमल है। ये सब कुछ एक पार्ट एंड पार्सल होता है। इनफैक्ट बसंत से पहले, हाँ खैर इसमें बात नहीं करना चाहते लेकिन चले हम कर ही लेते हैं, कोई नहीं, माड़ा मोटा चलना चाहिए। बसंत से पहले इंजीनियर मुंतलिब मिर्ज़ा साहब का एक बयान दूसरे बयान के साथ जोड़ के बताया जाता है कि कॉन्ट्रडिक्शन होगी उस्ताद जी की। लेकिन असल में उस्ताद जी ने जो 8 साल पहले भी शायद बात की थी और आज भी बात की थी वो दुरुस्त है। वो ये है कि अगर कोई अपने बीवी बच्चों के साथ पतंग उड़ाता है और उसमें किसी की जान जाने का मामला नहीं, यानी कि डोर आपकी तेज़ नहीं है और आप कोई न्यूसेंस कॉज नहीं कर रहे, गुड़ियाँ लूट नहीं रहे, छतों से गिर नहीं रहे, इसमें कोई ममानियत नहीं है। वैसे फाशी फैलाना वो इन इटसेल्फ गुनाह है, वो आप सब देख लें, जो करता है वो उस चीज़ को ओवरऑल ख़राब कर देता है। और अगर आप गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं लेट से तेज़ डोर के साथ, तो वो भी गलत है। मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना एक्टिविटी कोई नहीं है। ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है। इनफैक्ट दफ्तर में भी इसमें कंसेंसस नहीं मौजूद। अमान का डिफरेंट मौक़िफ़ है, तार साहब का डिफरेंट। मेरे ख्याल से अल्लाह ने इतनी बड़ी मुल्क को इतनी ज़्यादा आवाम दी है, हमें रेसलिंग पे, हमें किक बॉक्सिंग पे, हॉकी पे और इतनी गेमें उस पर करनी चाहिए। हमें स्प्रिंग फेस्टिवल स्पोर्ट्स से करने चाहिए, हर सीज़न के स्पोर्ट्स फेस्टिवल करने चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है और हमें इसको प्रमोट, ये मेरी राय है, ओपिनियन है। लेकिन इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़रूर जनरेट हुई है। बल्कि जो मेरे बचपन की बसंतें थी उसके अंदर तो बड़ी बड़ी एमएनसीज़ इन्वॉल्व होती थी, बड़े बड़े फंक्शन किए जाते थे। लेकिन अगेन मैं उसको भी दुरुस्त नहीं समझता, क्योंकि वो सारी एमएनसी स्पोर्ट्स के लिए भी फंक्शंस करने को तैयार हो जाएंगी। आप दुनिया से पैसे उसके लिए भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे हमसाए में इंडिया बैठे, उन्होंने करके दिखाया, चाहे उनकी कबड्डी लीग में हो, चाहे उनकी हॉकी लीग में हो, चाहे उनकी बैडमिंटन लीग में हो, चाहे उनकी वॉलीबॉल लीग में हो, चाहे उनकी फुटबॉल लीग में हो, चाहे आईपीएल में हो, तो ये चीज़ हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही चीज़, लेकिन अगर आप समझें कि नून लीग की ये अटैम्प्ट टू डू अ फेस्टिवल सक्सेसफुल थी, तो मैं इसको 7/10 नंबर दूंगा। 3 नंबर मैं किस चीज़ से काटूंगा कि बेपनाह डोर इस्तेमाल हुई जो केमिकल वाली थी, गुड्डियों पे क्यूआर कोड की किसी को परवाह नहीं थी, चरखियाँ इस्तेमाल हुई, बल्कि सीनियर पॉलिटिशियंस चरखियाँ इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जिसमें गालिबन हमजा शहबाज साहब भी थे और कई और लोग भी थे। और 118 के करीब इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें से 6 लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। ऑलबिएट उनमें से 2 लोग ऐसे थे जो बिजली के खम्भों पर चढ़ गए थे। अब इसका सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन अगेन ये उसी कैजुअल्टी लिस्ट में शामिल होता है। इनफैक्ट सरकार के जो पंजाब के होम सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जावेद काजी, उन्होंने बार बार लाहौरियों से अपील की कि आप बसंत को एक सेफ़ तरीके से मनाएं, लेकिन 118 वकूए हुए। एट द सेम टाइम बसंत के दौरान पीटीआई का मेजर एहतजाज होना था 8 फरवरी को, और एहतजाज के उन्होंने 2 प्रिंसिपल्स रखे थे। एक कि दुकानें शटर डाउन बंद रहेंगी, और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेटली चलती है वो ना चले। ये भी मैं समझता हूँ इसको हम नंबर दे सकते हैं 4/10, कि कुछ जगहों पे हुआ था और बेशतर जगहों पे नहीं देखने को मिला था। कराची की कुछ मार्केट्स एक्चुअली बंद हुई थी, फैसलाबाद की मार्केट संडे को बंद हुई थी, केपीके में चलो आप उनकी हुकूमत है तो वहाँ तो चलो एक शटडाउन हो जाता है, बलुचिस्तान में कुछ जगह बंद थी, इवन लाहौर के अंदरूनी कुछ पार्ट जो नाश्ते के लिए मशहूर थे वो बंद थे। लेकिन अगर आप कहें कि इससे को मुल्क स्लो डाउन हुआ, मुल्क रुका, किसी को परवाह हुई, नॉट रियली। इनफैक्ट ना तो सिर्फ बसंत का इवेंट इतना मैसिव था सोशल मीडिया पे और लोकली, मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान की उसने अटेंशन ली थी। इवन इतना एक अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ जहाँ पे दहशतगर्दों ने हमारे मुसलमान भाइयों को शहीद कर दिया उनकी मस्जिद के जुमे के टाइम। वो इवेंट भी जो लोगों का इंटरेस्ट था बसंत की तरफ नहीं हटा सका, बल्कि हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि यार कुछ तो शर्म करो, ठीक है, मतलब मुल्क में क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम समझें कि इससे को पीटीआई का मुकाम गिर जाता है, नॉट रियली, बिकॉज पीटीआई कुछ नहीं है, पीएमएलएन कुछ नहीं है, पीपीपी कुछ नहीं है।
इंडिविजुअल इमरान खान वर्सेस शरीफ फैमिली वर्सेस जरदारी फैमिली में देखें तो इमरान खान का पलड़ा आज भी भारी है। बल्कि शहबाज गिल साहब ने जो आज सुबह वीलॉग किया था उसमें उन्होंने पूरी लिस्ट पढ़ी कि हमारे कौन कौन से एमएनए और एमपीए नहीं इन्वॉल्व हुए लोगों को इकट्ठा करने में, रैलियां निकालने में और शटर डाउन हड़ताल करने में। यानी कि ये ओपन पब्लिक फोरम पे अब पॉलिटिकल पार्टियां अपना हिसाब किताब ले रही हैं। यानी कि हमारी पॉलिटिक्स इतनी घटिया हो चुकी है, हमारी पॉलिटिक्स के कोई इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है जमातों के अंदर। यानी कि शहबाज गिल साहब पीटीआई के मेंबर होने के नाते अपने यूट्यूब चैनल पे एहतसाब कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस एहतसाब से लोगों में प्रेशर बनेगा। वो सही कह रहे हैं, ज़रूर प्रेशर बनेगा। आप लोग जाकर उन्हें गालियाँ देंगे, प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर बनेगा। लेकिन इससे एक चीज़ साबित होती है कि जमात के अंदर का कोई सिस्टम नहीं चल रहा। सेम आप नून लीग पे देख लें कि लिटरली वन मैन शो। पंजाब के अंदर मरीम नवाज ऑल एंड ऑल, सेंट्रल के अंदर शहबाज शरीफ साहब ऑल एंड ऑल, कोई पार्टी का इंटरनल ढांचा नहीं है। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि गालिबन अभी तक नवाज शरीफ साहब की कोई ट्वीट मेरे सामने नहीं आई, शायद उन्होंने अभी तक कर दी हो, जहाँ पर उन्होंने कंडेम किया हो जो इस्लामाबाद में हुआ है। नॉट टू से कि वो उसको कंडेम नहीं करते, बाय द वे वो करते ही होंगे, लेकिन कोई मुनज़्ज़म तरीका नहीं है जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई चीज़ हो सके। तो आपकी पॉलिटिकल जितनी भी केडर है ना वो कंप्लीट केओस में इस वक्त। उन्हें कुछ समझ नहीं आती, कोई यहाँ 1.5 इंच की मस्जिद खींचता है, कोई वहाँ 1.5 इंच की मस्जिद खींचता है। बल्कि मैंने तो एक और चीज़ भी देखी और वो सारों ने रीट्वीट भी की, लगाई भी, कि इमरान खान साहब की बहनें जो उनके लिए जिद्दोजहद कर रही हैं उनके अपने बच्चे बसंत मना रहे थे। अब आप एक आम पार्टी वर्कर जो लेट से 3 रैलियों में डंडे खा चुका है, 2 दफ़ा गिरफ्तार हो चुका है, टीयर गैस फेस कर चुका है, लीस्ट इससे कई और बुरे केसेस हैं, वो जब ये चीज़ देखता है तो वो क्या सोचता है? उसको बुरा तो लगता है। तो पीटीआई की इंटरनल ढांचा ना होने की वजह से ये डैमेज क्रिएट होता है। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अलीमा खान साहिबा, उनकी दोनों बहनें एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ हैं इमरान खान साहब के राइट्स के लिए, उनकी जो इनह्यूमेन ट्रीटमेंट उनके साथ हो रही है उसकी एडवोकेसी के लिए। तो जब उनके अपने बच्चे किसी एक्टिविटी में इस तरह मुलव्वस होते हैं, स्पेशली क्योंकि उनमें से एक के बच्चे जो हैं वो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में, हसान न्याजी, और जो बाकी बच्चे हैं वो बाहर फेर रहे हैं, बसंत मना रहे हैं, तो आवाम को तो सोचने के लिए एक आप समझ लें फॉडर मिल जाता है कि आवाम सोचते हैं कि जनाब हम क्या करें, किस तरह करें, किसकी सुने। तो एक ओवरऑल ब्रेकडाउन देख रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स का। वो ब्रेकडाउन किस लेवल तक है मैं आपको एक और मिसाल से समझाता हूँ। आसमा जहांगीर साहिबा जो एक पायनियर इन ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान समझी जाती हैं, जो मैं समझता हूँ कि अगर आप कहें कि इस तरफ आमरीत है तो इस तरफ आसमा जहांगीर साहिबा होंगी, बट डायमेट्रिकली अपोज्ड। उनकी याद में जो एक कॉन्फ्रेंस होती है उसके ऊपर राणा सनाउल्लाह साहब को बुलाया हुआ था। वैसा क्यूट बात नहीं है कि सिटिंग गवर्नमेंट के उस बंदे को बुलाया हुआ था जो इन्वॉल्व रहा है फस्तायत की पॉलिसीज़ के अंदर, और वो हमें आके लेक्चर दे रहे हैं कि देखें ना बीएलए वाले अगर मिसिंग होते हैं तो कोई वजह तो होती है। बस ये वही बातें जो इमरान रियाज खान करता था। वैसे जो भी गवर्नमेंट में होता है वो यही बातें करता है। नॉट टू से कि इमरान रियाज भाई गवर्नमेंट में थे, वो ये बातें कर चुके थे, इसमें वो माफ़ी भी मांग चुके हैं, अल्लाह उनकी माफ़ी कबूल करे। तो उन्होंने वो बातें की तो लोगों ने आगे से उनको शटअप की बाकायदा कॉलें दे दी कि हैकलिंग शुरू कर दी क्राउड से शटअप की। तो हमारे पॉलिटिशियंस जोक तो बन चुके हैं। पहले वो जोक हम ड्राइंग रूमों में करते थे, अब लोग वो सड़कों पे करते हैं, अब सोशल मीडिया पे करते हैं, और अब तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनली भी वो जोक्स चल रहे होते हैं। साथ ही साथ उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने देखा कि जो लोग इनवाइटेड थे वो कभी आसमा जहांगीर की फ़िलासफ़ी को रियल लाइफ में तो फॉलो करते नहीं थे, बल्कि आसमा जहांगीर साहिबा के जो 2 मेन शागिर्द थे, जो आप समझिए उनके लेफ़्ट और राइट हैंड मैन होते थे, वो आज दोनों इस्टेब्लिशमेंट बैक गवर्नमेंट के बिल्कुल आलाकार बने हुए। नाम हम उनके नहीं लेंगे, बहुत सीनियर वकील हैं, को मुकदमे ही ना हमारे पे करेंगे, लेकिन आप समझ लें कि एक उनमें से मिनिस्टर है तो दूसरा किसी न किसी एसोसिएशन का सदर है। बस इतना आपको हम हिंट दे देते हैं। ये आसमा जहांगीर साहिबा के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। क्यों? हमारे मुल्क में एक बड़ा अजीब अलमियाल है। हमारे मुल्क के अंदर जो इनकलाबी सियासतदान इन टर्म्स ऑफ थॉट थे वो एक्चुअली अपने ही प्रिंसिपल से एग्री नहीं करते थे। वो सिर्फ चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट हमें गोद ले ले। ये जो गोदी का खेल है हमारे मुल्क में, इसमें बहुत सारी आम आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अक्सर हम पॉडकास्ट में कहते हैं कि बाचा खान एक बहुत बड़ा आदमी था, पता नहीं एमल वली खान कौन है, कि बाचा खान का सोच विज़न क्या था जमहूरियत के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी खैर इख्तलाफ है इस बात में, लेकिन सेकुलर डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज एमल वली खान किन लोगों के कंधों पे सेनेटर बने हुए।
यही फ़लसफ़ा आप अप्लाई कर लें नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने मुझे कम से कम सिखाया कि वोट को इज़्ज़त दो। मैंने जो पहला एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा सुना था, समझा था, और मैं सोचता वाकई ये ठीक बात कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब ने दिया था। जाहिर है मुशर्रफ की आमरीत में तो मैं छोटा था, और नवाज शरीफ साहब ने हमें बताते थे कि जनाब ये क्या गलत हो रहा है। और बाय द टाइम जब नवाज शरीफ साहब हमसे धोखा करके बाहर चले गए तो खान साहब के झांसे में मैं ज़ाती तौर पे नहीं आया था, क्योंकि मेरे साथ धोखा मेरा लीडर कर चुका था जिसको मैं वोट देता था। मैं कहा यह कहानी होती है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। और आसमा जहांगीर साहिबा की याद में जो कॉन्फ्रेंस होती है तो उस पर यह चीज़ रोज़ रोशनी तरह अयान होगी कि नहीं यार, दीन मान किसी का कभी नहीं है, ये सब पैसे की गेम है। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। एप्स्टीन फाइल्स को जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम इंटरनेशनल सियासतदानों को देखते हैं, हमें समझते हैं नहीं यार ये सब मिलके हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, सिर्फ पैसे की गेम है सारी। पैसा मिल जाए, पावर मिल जाए, जो ज़ाती घटिया प्लेजर्स हैं किसी के वो मिल जाए, इसी पे महदूद रहते हैं। और उसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ। ईमान मज़ारी साहिबा, उनके मियाँ हादी अली चिट्ठे साहब के साथ ज़्यादती हुई, उनको 17 साल की कैद हुई, हमने इस पर शोर मचाया। लेकिन जब TLP के लोग शहीद किए जा रहे थे, आम वर्कर, तो वही लोग जो ईमान और हादी साहब के लिए आवाज़ उठाए थे, वो उनके लिए आवाज़ नहीं उठाए थे, बल्कि उल्टा उन लोगों को कह रहे थे कि इन पे हमला होना चाहिए। तो बेसिकली फिर इंसान तो बराबर नहीं है। और यही बात की किसने? राना सनाउल्लाह साहब ने, जिस पे लोगों ने कहा शट अप। तो उन लोगों का क्या, जो पॉलिटिकल वर्कर्स उठाए जाते हैं इलेक्शनों से पहले, चाहे वो नून के हों जब PTI हुकूमत में थी, चाहे वो PTI के हो जब नून और PPP हुकूमत में, तो हमें ये तो तय करना होगा ना कि इंसानी जान को हमने प्रोटेक्ट करना है। देखिए हमारे में और दहशतगर्द में क्या फ़र्क है कि हम दहशत को इस्तेमाल नहीं करते, कि हम पावर को इस्तेमाल करके अपना ओपिनियन किसी पे ठोसते नहीं हैं। हम डिबेट करते हैं, बात करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में दहशतगर्द में और हमारी सियासी जमातों में और रियासती इदारों में फ़र्क क्यों नहीं नज़र आ रहा लोगों को? क्योंकि हम लोग गलत जगह पे ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अब बसंत होगी है, ना कोई पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव होगी, ना आपका बिजली का बिल सस्ता हो जाएगा जो आपने देना है, काम पे वापस जाना है। तो वो जो आपको एक चूरन दिया गया था कुछ अरसे के लिए, जिसको आप इंजॉय करें, वो अब आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको वापस टू रियलिटी आना है। और रियलिटी क्या है कि जो इस्लामाबाद में शहीद हैं, उनमें से एक यंग लड़का था जिसने अटैकर को रोका, उसकी अभी शादी होनी थी, यानी कि उसकी शादी की तैयारियां चल थी, वो जुमा पढ़ने गया था। तो ये हमारी हार्श रियलिटी है। और इसी सारी रियलिटी के अंदर हमारे जो जुडिशरी है वो क्या कर रही है? CM अफरीदी के सामने रिक्वेस्ट जाती है खान साहब से मुलाकात के लिए अर्जेंटली करवाई जाए, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं ये प्रोसीजरल इशू है, पहले हम नोटिस इशू करेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उस पर जवाब देगी, फिर हम इस पर बैठेंगे। इस मुल्क में कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है? आपका मकबूल तरीन लीडर जिसकी हेल्थ इन क्वेश्चन है, उससे मुलाकात नहीं की जा रही, आप बिला वजह ये डिलेज करके रूमर मिल को चांस दे रहे हैं कि वो मज़ीद रूमर्स बनाएं, लोगों को और गुमराह करें। आप सामने ला के दूध पानी का पानी कर दें। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद ATC ने मज़ीद PTI के लीडर्स को दहशतगर्दी के केसों में इंडाइट करना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब को फ्यूजिटिव्स डिक्लेयर कर दिए केसेस के अंदर। लेकिन जब अता ताड़र साहब ये कहते हैं कि जब अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है,
तो इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया जाता। बैरिस्टर गौर सिर्फ शोर ही मचाते रहते हैं कि जनाब ये ज़्यादती की है, ये बात क्यों कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक बात है। तो हमें देखने को क्या मिलता है दोस्तों, हमें देखने को ये मिलता है कि आप बसंत एंजॉय करें, और अब जो नेक्स्ट क्रिटिकल बहस है वो है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया मैच खेलेंगे 15 फरवरी को। देखिए, एक बहस से आपको हम निकालते हैं बसंत की, हम दूसरे चूरन में डालते हैं, जैसे ही वो ख़त्म होगा तो हम PSL ले आएंगे, नहीं तो उसके बाद कोई ना कोई त्यौहार आ ही जाएगा। वैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 2 और शहरों में भी बसंत होगी, और ये भी बातें आ रही हैं कि साल में 2 दफ़ा बसंत होनी चाहिए। ठीक है, बार PCB ने कहा है कि जनाब अगर आप हमारी शराइत मानते हैं जो ओरिजिनल वाली थी तो ठीक है, हम मैच खेलने को तैयार हैं, लेकिन इस पर फाइनल डिसीजन करेगी हमारी सरकार। एंड में अभी लग ये रहा है मेरोज साहब, सलमान साहब का ये मैच होगा 15 फरवरी को, तो फिर उसके अंदर जो शर्तें सामने आ रही वो ये हैं कि पाकिस्तान को शायद रेवेन्यू शेयर ज़्यादा मिलेगा, इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान टीम का हाथ में लाएंगे मैच के बाद, और जो क्या कहते हैं बायलैटरल सीरीज़ होगी वो इंडिया पाकिस्तान की होगी। यानी कि बेसिकली गेम पैसों की थी, यानी कि हमने बांग्लादेश के लिए प्रिंसिपल स्टैंड लिया ताकि हम मज़ीद पैसे कमा सकें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। तो हम आपको कहते हैं कि सियासतदान मिल के हम सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने ज़ाती मफाद और पैसे के लिए बनाते हैं। बहरहाल ये होगा इंशाल्लाह, हम वो मैच ढीठों की तरह लाइव स्ट्रीम करेंगे क्योंकि हमें भी पैसे चाहिए आपके। तो देखते हैं उस दिन मैच में क्या बनता है। दोनों टीमें अल्लाह करे अच्छा खेले, कंपेरेटिवली खेलें। मुझे पर्सनली कोई एनिमोसिटी नहीं है किसी भी क्रिकेट टीम की तरफ से। मेरा वैसे ज़ाती राय थी कि हमें वर्ल्ड कप का बायकआउट करना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है। आप मेंबर हैं बराबरी के, तो आपके वही राइट्स होने चाहिए। या तो पाकिस्तान और इंडिया के लिए रूल ख़त्म कर दें कि अगर ICC ने पाकिस्तान को टूर्नामेंट अवार्ड किया तो इंडिया या टूर्नामेंट बायकआउट करे या मैच पाकिस्तान आगे खेले। सेम रूल पाकिस्तान को अप्लाई करें और सेम रूल बांग्लादेश को अप्लाई कर दें, विच मेक्स सेंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंटरनेशनल बड़े पैमाने पर भी देखें तो रशिया ओलंपिक से बायकॉट रशिया को ओलंपिक से निकाला जा सकता है, लेकिन इसराइल दुनिया के हर कंपटीशन में पार्ट लेता है लोगों को कत्लेआम करके। तो कोई मोरालिटी का कंसेंसस रहा ही नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। इनफैक्ट मोस्ट पोस्ट मॉडर्न सेकुलर थॉट जो है वो आपको रियल टाइम में तबाह होते नज़र आ रही है। तो ये हो गया जी PCB का मामला। 1600 के करीब लोग बलूचिस्तान में अरेस्ट किए गए। बलूचिस्तान पुलिस ने 350 से ज़ायद केस दायर किए हैं, 1698 लोग अरेस्ट किए हैं पिछले एक महीने में ड्यूरिंग स्पेशल ऑपरेशंस, और ड्रग डीलर्स, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, एब्सकॉन्डर्स सबको टारगेट किया गया है। की रिकवरी हुई है, 6 किडनैप्ड इंडिविजुअल रिकवर किए हैं रियासत ने। लार्ज कैशे ऑफ वेपन्स इंक्लूडिंग 135 पिस्टल्स, 19 रिवॉल्वर, 20 क्लैशनिकोव और 1300 से ज़्यादा राउंड ऑफ एमिनेशन रिकवर किया है। मैसिव क्वान्टिटीज़ ऑफ ड्रग्स बरामद किए हैं, 2799 किलोग्राम ऑफ हशीश, 2442 किलोग्राम ऑफ मैथ आइस, यानी कि वो जो एक क्रिस्टल मैथ होती है, 1687 किलोग्राम ऑफ ओपियम। ये सब कुछ रियासत ने किया है लोकल पुलिस के साथ मिलके, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़यात हम नहीं रोक पा रहे। ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जी। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि असल में जो हमारे गल्फ़ की कंट्री से मामलात ख़राब हुए हुए और वीज़े बैन लगे हुए। एक तो उन्होंने एडमिट कर लिया कि वीज़े बैन लगे हुए हैं, ये जो UAE का एमी वीज़ा नहीं लग रहा, इसके पीछे वजह है। उन्होंने कहा उसकी वजह ये है कि जो हम यहाँ से भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने हमारी रेपुटेशन बहुत ख़राब की है। तो यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब सच बोलते हैं, गलत बात करते हुए सच बोल देते हैं। वो सच क्या है कि हमारे मिडिल ईस्ट से मामला इतने अच्छे नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन वीज़ास, और दूसरा हमारे जो मामलात ख़राब हुए हैं वो हमारे ही सरकारी अफसरान की वजह से है, जो यहाँ से लोग हैं वो स्टैंप लगा के भेजते रहते थे। एक तरफ मोहसिन नकवी साहब एयरपोर्टों पे क्रैकडाउन कर रहे हैं, दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ये एडमिट कर रहे हैं कि जनाब खच 2.5 वजी है, और कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब ये मामला ठीक नहीं कर पाए। तो जो वो मास्टर स्ट्रोक था इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी वो अचीव नहीं हो सका। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने 5 फरवरी को कहा कि पाकिस्तान को सालाना 30 लाख नौकरियां क्रिएट करनी है अगर वो अपनी यूथ को एम्प्लॉयड रख सके। ऑन अ साइड नोट, तकरीबन 25 लाख लोग परमानेंटली छोड़ गए हैं एग्रीकल्चर का काम, ये सेम फिस्कल में। तो एक तरफ वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपने 30 लाख नौकरियां बनानी है 10 साल के, यानी हर साल 10 साल के 30 लाख नौकरियां बनानी है, और दूसरी तरफ हमारे ज़राअत के काम के अंदर 25 लाख ज़राअत का काम छोड़ गए। विजन नहीं है, सेंस नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है कुछ करने की। देखिए, ख़बरें बहुत सारी होती हैं, हमने 30 मिनट के अंदर अंदर करना होता है। रियलिटी ये है कि बसंत करें, सरकार मुख्तलिफ त्यौहार करे, आपकी उस पर ज़ाती राय हो सकती है। लोग एहतजाज करें, एहतजाज सक्सेसफुल है नहीं, उस पर आपकी ज़ाती राय हो सकती है। लेकिन इस पर मैं और आप इत्तेफाक कर सकते हैं कि जो लोग इक़्तिदार में हैं
वो हमारे खैर खा नहीं है। दे डू नॉट हैव आवर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट। हमारे जो कोर क्रिटिकल इश्यूज हैं वो हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोज़गार। इन तीनों पे कोई काम नहीं हो रहा और इन तीनों पे काम करने की नीयत भी नज़र नहीं आ रही। और लॉलेसनेस की पोजीशन ये है कि सीसीडी के बनाने के बावजूद, मिलिट्री एक जुंटा मौजूद होने के बावजूद आप नहीं लोगों को रूल ऑफ लॉ में यकीन दिला पा रहे। हमारा फेथ इन कोर्ट सिस्टम ख़त्म हो गया है। हम जजेस को देखते हैं तो अब हम शक की निगाह से देखते हैं, हम अदालती निज़ाम को देखते हैं तो शक की निगाह से देखते हैं। तो लोग क्राइम रिपोर्ट करने में नहीं इंटरेस्टेड। जहाँ पुलिस इतनी दहशत फैला चुकी है तो कोई बंदा क्राइम रिपोर्ट करते हुए भी डरता है और उस क्राइम को फिर एडजुडिकेट कराते भी डरता है। तो रूल ऑफ लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा? हमारी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।